स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो इससे पिछली वाली जो क्लास थी उसमें अपन ने काफी चीजें देख ली थी। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें अपन ने संयोजन रिएक्शन और जो वियोजन रिएक्शन है उसको देख लिया था। यानी इससे जो पहली वाली जो रिएक्शन थी उसमें अपन ने क्या देख लिया था, उसमें अपन ने संयोजन अभिक्रिया देख ली थी और उसके साथ साथ जो है वो अपन ने जो अपनी जो वियोजन अभिक्रिया है उन दोनों रिएक्शंस को अपन ने देख लिया था। तो जो ये वाला जो वीडियो है इसमें जो है वो अपन को द्विविस्थापन रिएक्शन, विस्थापन रिएक्शन और उपचयन, अपचयन और रेडॉक्स रिएक्शन और एक है आपकी अवक्षेपण रिएक्शन, इन सारी रिएक्शंस को देखना है। तो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी द्विविस्थापन जो रिएक्शन है उस रिएक्शन को अपन आज स्टडी करेंगे इस लेक्चर में। तो स्टडी करते हैं, तो इसको पूरा करते हैं। तो हेडिंग अगर अपन डालें, अगर अपन आज की हेडिंग डालें तो आज की अपनी हेडिंग क्या हो जाएगी? वियोजन अभिक्रिया तो अपन ने पढ़ ली थी। कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे आज अपन? विस्थापन जो अभिक्रिया जो है उसको पढ़ेंगे। यानी विस्थापन से आप समझते हो कि किसी चीज को रिप्लेस करना। यानी यहाँ क्या होगी, रिएक्शन होगी और उस रिएक्शन में क्या होगा, यानी विस्थापन होगा। तो हम उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। तो इसकी परिभाषा आपको मैं बाद में बताऊंगी, पहले हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो रिएक्शन से पहले हम इसके क्या देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या है, जैसे अपन ने यहाँ एग्जाम्पल ले लिया, जैसे जिंक लिया अपन ने यहाँ, और जिंक के बाद में जो है वो अपन ने यहाँ लिया CuSO4 ले लिया। क्या ले लिया? CuSO4 ले लिया। ठीक है। अब देखो यहाँ ये जो है ये क्या है अपना, जिंक था और इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट बोलते हैं। ठीक है। यहाँ दो एटम है, एक तो कॉपर है, एक तो क्या है, कॉपर है, और कॉपर के साथ में क्या है, सल्फेट SO4 है। तो ये क्या बन गया, कॉपर सल्फेट बन गया। लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो है वो रंग कौन सा है, यहाँ जो है वो नीला रंग है। ठीक है। यहाँ जो ये जो है रिएक्शन जो है वो आपके प्रैक्टिकल है, जो आपकी बुक है उसके अंदर ये प्रैक्टिकल दे रखा है। तो अब क्या होगा यहाँ, देखो इसके अंदर दो एटम है, एक तो जिंक है और एक क्या है, कॉपर है। तो जिंक क्या कर देगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा। तो जिंक की कॉपर की जगह क्या आ जाएगा, जिंक आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि अगर मैं इसकी रिएक्शन लिखूं तो क्या हो रही है, ZnSO4 प्लस कॉपर जो है वो बाहर निकल रहा है। तो यहाँ क्या बन गया, आप अगर ये कॉपर सल्फेट बना था तो ये क्या बना है, जिंक सल्फेट बना है। तो यहाँ क्या बना, कॉपर सल्फेट, और यहाँ क्या बना, जिंक सल्फेट बना। तो यहाँ जो जिंक जो था उसको उसने विस्थापित कर दिया किसको, कॉपर, और कॉपर क्या निकल गया, बाहर निकल गया। अब यहाँ जो है वो इसका कोई कलर, यहाँ जो होगा वो क्या होगा, रंगहीन होगा। यानी यहाँ जो है वो कोई भी कलर नहीं शो होगा। यहाँ तो नीला रंग था और यहाँ जो है वो कोई भी किसी तरह का कलर नहीं हो। ठीक है। तो
देखिए आपने जिंक ने किस तरह से कॉपर को विस्थापित किया। तो यहाँ जो है वो प्लेसमेंट का काम हो रहा है, यानी जिंक जो है वो कॉपर की जगह ले रहा है, तो इस कारण इसको विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। यानी यहाँ जिंक ने क्या कर दिया, कॉपर को जिंक की वजह से कॉपर की क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई, इस वजह से उसकी क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहो तो इस तरह से लिख सकते जाते हो कि वह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, जिसके अंदर क्या होगा, कोई अधिक क्रियाशील तत्व, यानी जिंक क्या था, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव था, तो कोई अधिक क्रियाशील जो तत्व है वो कम क्रियाशील धातु को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। यानी कोई धातु लवण है, उसमें क्या है, एक तत्व जो है वो तो कम क्रियाशील है और एक क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। तो इस ज्यादा क्रियाशील धातु के द्वारा जो कम क्रियाशील धातु है उसको विस्थापित कर दिया जाता है। तो इस तरह की रिएक्शंस को क्या बोला जाता है, विस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। ठीक है, फिर से बोलूं डेफिनेशन, अगर आप लिखना चाहो तो लिख लेना कि वह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, जिसके अंदर किसी धातु लवण में उपस्थित अधिक क्रियाशील धातु के द्वारा कम क्रियाशील धातु को क्या कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है। तो इस तरह की रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ जो है वो अपनी विस्थापन अभिक्रिया जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम जो है वो नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये तो क्या थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और अब अपन जिसको पढ़ेंगे वो क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया को अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको रफ करते हैं और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ते हैं। अब अगर मैं यहाँ ज्यादा मेहनत ना करते हुए अगर मैं यहाँ द्वि लगा दूं, अगर मैं यहाँ अच्छे से यहाँ इसको बढ़ा करके यहाँ अगर मैं द्विविस्थापन रिएक्शन, तो ये क्या हो गई, यहाँ द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई। यानी अंग्रेजी में अगर मैं लिखूं तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अपन को पढ़नी है। तो अब अगर एग्जाम्पल की मदद से अगर देखेंगे तो अपन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी समझ आ जाएगी। तो एग्जाम्पल लें, जैसे अपन ने Na2SO4 ले लिया, Na2SO4 ले लिया, यानी सोडियम सल्फेट अपन ने ले लिया। देखो मैंने एक बार जो है आपको फिर से बता देती हूँ, मैंने एक बार बुक की मदद से, नोट्स की मदद से आपको जो चैप्टर फर्स्ट है उसको कंप्लीट करा दिया है। जो चैप्टर फर्स्ट है उसको मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब मैं आपको रिवीजन करा रही हूँ। ठीक है, तो रिवीजन के पर्पज से अपन एग्जाम्पल और डेफिनेशंस को समझ रहे हैं, तो आप इसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये हमारा रिवीजन चल रहा है। चैप्टर हमारा बुक और नोट्स की मदद से बहुत पहले कंप्लीट हो चुका है, और ये जो है वो अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है। टोटल चैप्टर 17 है, यानी 17 है। तो अपन को अभी तो अपन बहुत धीरे चल रहा है, पर कोई बात नहीं। तो अभी जो है वो रिवीजन चल रहा है, तो आप रिवीजन को अच्छे से समझिए। ठीक है, तो जैसे Na2SO4 है, यहाँ भी वही है, SO4 तो सल्फेट कहलाएगा, ये सोडियम हो गया तो क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फेट हो जाएगा। और अपन ने यहाँ ले लिया BaCl2, यानी बेरियम क्लोराइड अपन ने यहाँ पर ले लिया, यानी सोडियम सल्फेट लिया और बेरियम क्लोराइड जो है वो अपन ने यहाँ पर लिया। ये दोनों ही जो होंगे वो एक्वस फेज में, यानी जलीय अवस्था में लिए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, BaSO4 बन जाएगा, क्या बनेगा, BaSO4 बन जाएगा, और यहाँ NaCl जो है वो बाहर निकल जाएगा। अब अगर अपन रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं, तो रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देते हैं और NaCl, क्योंकि यहाँ 2 सोडियम थे और क्लोरीन भी कितने थे, 2 थे। तो ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस भी हो चुकी है। और यहाँ क्या बन गया, बेरियम सल्फेट, और NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के साथ में। ठीक है,
तो ये जो है वो अपनी रिएक्शन होगी कि सोडियम सल्फेट ने बेरियम क्लोराइड के साथ में रिएक्शंस करी और यहाँ क्या बन गया अपन को, बेरियम सल्फेट बन गया और NaCl बन गया, यानी सोडियम क्लोराइड बन गया। तो यहाँ जो है ये जो BeSO4 है क्या है, श्वेत अवक्षेप है। बेरियम सल्फेट किस रूप में प्राप्त हुआ है, श्वेत अवक्षेप यानी व्हाइट क्रिस्टल के रूप में अपन को प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसकी डेफिनेशन अगर आप सुनेंगे तो हमें चीजें ये जो रिएक्शन है वो समझ में आ जाएगी। देखो क्या डेफिनेशन है इसकी, वह अभिक्रिया जिसमें दो अलग अलग अभिकारकों में उपस्थित आयनों का आपस में आदान प्रदान या विनिमय होता है उसे क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। फिर से देखो, वह अभिक्रिया जिसके अंदर क्या हो रहा है, दो अलग अलग अभिकारकों में उपस्थित जो आयन है उन आयनों का आपस में आदान प्रदान या विनिमय होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। तो देखो आयन, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मैंने लगा दिया था, तो ये आयन की फॉर्म में ही है। तो यहाँ जो है वो इस रिएक्शन में आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, दो अलग अलग अभिकारकों में जो आयन उपस्थित थे तो उनका आदान प्रदान हो रहा है, उनका विनिमय हो रहा है, तो इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोल रहे हैं। ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन थी, इसके अंदर फिर से रिएक्शन बैलेंस करना हम सीख सकते हैं अगर आप देखो तो। ठीक है, इधर भी एटम इक्वल होने चाहिए और इधर भी एटम इक्वल होने चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, ये हो गई अपनी विस्थापन अभिक्रिया हो गई, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई। अब अपन पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ेंगे, यानी उपचयन एवं अपचयन अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो नीचे ही लिख देते हैं, क्या पढ़ेंगे, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। देखो ये भी अपन ने देखी थी पहले, जो अपन ने जब स्टडी किया था तब देखा था। तो देखो, किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन के योग या हाइड्रोजन के निष्कासन, यानी समझ लो इस चीज को, सबसे पहले जो है वो उपचयन, सबसे पहले उपचयन ही समझ रहे, यानी ऑक्सीजन तो क्या होगा, जुड़ेगा, और हाइड्रोजन क्या होगा, हटेगा। यानी ऑक्सीजन तो क्या होगा, जुड़ेगा, और हाइड्रोजन क्या होगा, हटेगा। और अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन तो बाहर निकलेगी और हाइड्रोजन क्या होगा, जुड़ेगा। सिंपल सी है दोनों में, अपन ने पहले जो है वो देख चुकी थी इस चीज को, एग्जाम्पल के साथ में देखा था। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से अगर समझो तो देखो, जैसे ट्वाइस Cu, दो तो क्या ले लिए, कॉपर ले लिए, और इसमें ऑक्सीजन का योग करवाऊं तो क्या बनेगा, ट्वाइस Cu यानी कॉपर ऑक्साइड बनेगा। और जैसे हाइड्रोजन का योग करवाऊं, अपचयन में क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा ना, तो इसमें हाइड्रोजन जोड़ दो, जैसे कैल्शियम प्लस H2, तो क्या बनेगा, CaH2 यानी कैल्शियम हाइड्राइड बन जाएगा। यानी यहाँ हाइड्रोजन का योग हुआ है और यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीजन का योग हुआ है। तो ये है अपचयन उपचयन में। देखो रिवीजन चल रहा है तो इतने स्लोली नहीं पढ़ा सकती, थोड़ा जो है वो चैप्टर को फिनिश करना है, तो थोड़ा स्पीड बढ़ा रही हूँ। तो इसमें देख लो ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, इसमें हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है, तो बस उपचयन और अपचयन में यही फर्क है। इसके बाद में आती है रेडॉक्स अभिक्रिया। इसके बाद में क्या आती है, अपनी रेडॉक्स अभिक्रिया आती है। क्या आती है, रेडॉक्स अभिक्रिया। देखो सिंपल सी रिएक्शन है, जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों साथ हो तो उसको बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। डायरेक्ट एग्जांपल देख लो, जैसे CaO प्लस H2 है, तो CaO प्लस H2 में क्या होगा, यहाँ कॉपर तो नहीं, सॉरी CO नहीं है, यहाँ CO है, तो यहाँ कॉपर तो क्या हो रहा है, बाहर निकल, कॉपर तो H2 क्या निकल रहा है, जलीय फॉर्म में बाहर निकल रहा है। तो यहाँ देखो अपचयन, देखो यहाँ तो कॉपर के साथ में ऑक्सीजन का एडिशन था, लेकिन यहाँ जो है वो कॉपर अलग है, यानी यहाँ ऑक्सीजन का क्या हुआ है,
ऑक्सीजन जो है यहाँ पर बाहर निकली है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, अपचयन अभिक्रिया बोलेंगे, क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि ऑक्सीजन जो है बाहर निकलती है और हाइड्रोजन क्या होता है, जुड़ता है। दूसरी रिएक्शन अगर अपन देखें तो यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन का योग हो रहा है। तो यहाँ जो अगर अपन देखें तो यहाँ क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि ऑक्सीजन का क्या होता है, यहाँ एडिशन होता है। ठीक है, तो अपचयन यहाँ उपचयन, तो एक ही अभिक्रिया में अपचयन भी हो रहा है उपचयन भी हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। तो ये जो थी अपनी रेडॉक्स रिएक्शन थी। अब अपन देखते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, यानी अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, अवक्षेपण जो अभिक्रिया है उसको अपन देखते हैं। तो अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या हो रहा है, देखो, यानी वह अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाएगी जिसमें एक अविलेय उत्पाद या अवक्षेप बनेगा, उसको क्या बोलेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया बोलेंगे। यानी जो घुले ना ऐसा उत्पाद इस रिएक्शन में बनेगा, जैसे NaCl है, NaCl की रिएक्शन अपन ने कराई AgNO3 से करवाई, तो यहाँ क्या बनेगा, NaNO3 बनेगा, और यहाँ AgCl जो है वो सिल्वर क्लोराइड जो है वो यहाँ जो है वो अपन को AgCl मिल जाएगा, और NaNO3 जो है यानी सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, ये जो है वो सॉलिड फॉर्म में मिला है, यानी क्रिस्टल के फॉर्म में मिला है, सफेद अवक्षेप वापस व्हाइट क्रिस्टल मिला है। एक पहले वाली रिएक्शन जो थी ना BaSO4, एक जो पहली वाली रिएक्शन थी BaSO4, इसमें भी बेरियम जो सल्फेट है उसका सफेद अवक्षेप या व्हाइट क्रिस्टल मिला था, यहाँ सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट क्रिस्टल मिल रहा है। तो ये क्या मिल गया अपन को, एक अविलेय उत्पाद मिल गया, अवक्षेप मिल गया। तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया बोला जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी चीजें। अब जो अपना टॉपिक है वो है अभिक्रिया ऊष्मा के आधार पर। देखो, ऊष्मा के आधार पर दो ही तरह की रिएक्शन, ऊष्मा के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार, ऊष्मा के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार। तो ऊष्मा के आधार पर अगर अपन को अभिक्रिया दो ही प्रकार के होते हैं, एक तो होता है ऊष्माक्षेपी और बी होता है ऊष्माशोषी। यानी दो ही तरह की जो होती है वो अपनी अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी एंड देन ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी में देखो, जिसमें ऊष्मा बाहर निकलेगी उसको क्या बोलेंगे, क्षेपी, यानी यहाँ समझ लो मुक्त, यानी यहाँ तो क्या होगी, ऊष्मा मुक्त होगी, यानी ऊष्मा बाहर निकलेगी, और यहाँ क्या होगा, ऊष्मा का अवशोषण होगा। बस इतना ही समझ लो। अगर एग्जाम्पल की मदद से अगर आप समझो तो समझ लो, जैसे CH4 यानी मेथेन लिया, उसके बाद में इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन गैस के साथ में करवाई, तो यहाँ क्या होगा, CO2 बनेगी, और इसके साथ में क्या होगा, ट्वाइस H2O बाहर निकलेंगी, और इसके साथ साथ हीट भी बाहर निकलेगी। तो यहाँ ऊर्जा क्या हो रही है, मुक्त हो रही है, बाहर निकल रही है। तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोला गया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोला गया है। मतलब अधिकांश जो भी संयोजन अभिक्रियाएं होती है वो क्या होती है, ऊष्माक्षेपी प्रकृति की होती हैं। जो संयोजन अभिक्रिया होती है ना, अधिकांश, सारी तो नहीं, लेकिन अधिकांश जो संयोजन अभिक्रिया वो क्या होती है, ऊष्माक्षेपी प्रकृति की होती है। तो CH4 की रिएक्शन जब ट्वाइस O2 यानी ऑक्सीजन के साथ करवाई, तो ये भी गैस फॉर्म में थी और ये भी गैस फॉर्म में थी, और यहाँ ये भी गैस की फॉर्म में CO2 अपन को मिली, और H2O भी किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में मिला, और ऊर्जा जो है वो बाहर निकल गई। अब ऊर्जा का योग करवाओ, अगर अपन ऊर्जा का योग करवाएंगे तो देखो, जैसे बी रिएक्शन अगर अपन देखें, जैसे ट्वाइस AgCl है, ट्वाइस AgCl ने क्या किया, ये सॉलिड फॉर्म में था, इसने क्या किया, सूर्य का जो प्रकाश है, जो सूर्य का जो प्रकाश है, उस सूर्य के प्रकाश को अवशोषित किया, और अवशोषित करके क्या कर दिया, ट्वाइस Ag और Cl2 बना दिया, यानी ट्वाइस Ag, यानी विघटित हो गया, सूर्य का प्रकाश इन्होंने अवशोषित किया, और यहाँ से क्या हो गया, बॉन्ड जो था वो टूट गया, तो अपन को ट्वाइस Ag और Cl2 मिल गया। तो यहाँ क्या हो रहा है, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, और यहाँ क्या हो रही है, ऊष्मा का मुक्त हो रही है। तो ये ऊष्माक्षेपी हो गई, ये कौन सी हो गई, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं हो गई। ठीक है,
जी, अधिकांश जो वियोजन अभिक्रिया होंगी वो कौन सी प्रकृति की होंगी? ऊष्मा से शोषी प्रकृति की होंगी। और अधिकांश जो संयोजन अभिक्रिया होंगी वो कौन सी प्रकृति की होंगी? ऊष्मा सेपी प्रकृति की होंगी। ठीक है, ये तीर का चिन्ह लगा करके इस तरह से लिखा जाता है कि यहाँ सूर्य के प्रकाश का अवशोषण हो रहा है, जिसके कारण बॉन्ड जो है वो विघटित हो रहा है। तो ठीक है, तो ये जो है वो अपनी रिएक्शन कंप्लीट होती है। अपन ने संयोजन रिएक्शन पढ़ी, वियोजन पढ़ी, द्विविस्थापन पढ़ी, द्विविस्थापन पढ़ी, उपचयन अपचयन पढ़ी, रेडॉक्स पढ़ी, अवक्षेपण पढ़ी, उसके बाद में ऊष्मा के आधार पर ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी पढ़ी। तो ये जो थी वो अपनी रिएक्शन थी। अब दो टॉपिक हो रहे हैं अपने, एक तो संक्षारण है और एक विकृत गंधिता है। उसको और देख लेते हैं। यहाँ अगर मैं टॉपिक डालूं संक्षारण तो उसको और पढ़ लेते हैं। ठीक है, कोरोजन बोलते हैं इसको, लिख देती हूँ मैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। देखो, जब कोई धातु अम्ल, क्षार या नमी के संपर्क में आएगी, जब कोई धातु अम्ल, क्षार या नमी के संपर्क में आएगी तो वो क्या हो जाएगी? संक्षारित हो जाएगी। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? संक्षारण बोलेंगे। ठीक है, जैसे लोहे पर जंग लगती है तो भूरी परत जम जाती है, चांदी की परत जो चांदी के ऊपर क्या काली परत चढ़ जाती है, तांबे के ऊपर क्या होता है? हरी परत चढ़ जाती है। तो ये सब क्यों होता है? संक्षारण के कारण होता है। यानी जब कोई धातु अम्ल, क्षार, नमी की उपस्थिति में संक्षारित हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं। एग्जाम्पल लिख देना, लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना या तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना। अब संक्षारण को रोकेंगे कैसे? संक्षारण को रोकने के उपाय भी दे रखे हैं कि धातु की सतह पर क्या कर देंगे? पेंट या वार्निश की पतली परत चढ़ा देंगे। धातु की जो सतह है उस पर क्या कर देंगे? पेंट या वार्निश की पतली परत चढ़ा देंगे। और सेकंड है कि मशीन के पुर्जों पर तेल या फिर ग्रीस लगा सकते हैं। और विद्युत लेपन के द्वारा लोहे की सतह पर निकिल या कॉपर की अगर अपन परत चढ़ा देंगे तो जो लोहा जो है वो उस पर जंग नहीं लगेगी। संक्षारित नहीं होने वाली धातुओं जैसे स्टेनलेस स्टील या एल्यूमिनियम का उपयोग करेंगे। जो एल्यूमिनियम जो धातु है वो संक्षारित नहीं होती, तो ऐसी धातुओं का उपयोग करेंगे। गैल्वेनीकरण जो प्रोसेस है उसके द्वारा अपन संक्षारण को रोक सकते हैं। और जो जंगरोधी विलयन है उनका उपयोग करके अपन संक्षारण को रोक सकते हैं। तो संक्षारण एक्चुअल में होता क्या है कि कोई धातु होगी, वो धातु जब अम्ल, क्षार या फिर नमी के कांटेक्ट में आएगी तो क्या हो जाएगी? संक्षारित हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो उस पर क्या बोलेंगे? संक्षारण बोलेंगे। जैसे लोहे पर जंग लगती है तो भूरी परत चढ़ जाती है, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है, तांबे के ऊपर कौन सी परत? हरी परत चढ़ जाती है। फिर रोकने को उपाय बताएं कि धातु की सतह पर क्या कर दो? पेंट या वार्निश की पतली परत चढ़ा दो। मशीन के पुर्जों पर क्या लगा दो? तेल या फिर ग्रीस लगा दो। और विद्युत जो लेपन है उसके द्वारा क्या कर दो? लोहे की सतह पर निकिल या कॉपर की परत चढ़ा दो। संक्षारित जो धातुएं नहीं होती हैं जैसे स्टेनलेस स्टील या एल्यूमिनियम, उनका उपयोग करो। गैल्वेनीकरण प्रोसेस का उपयोग करो, या फिर जंगरोधी जो विलयन है उनका उपयोग करो। इसके बाद में आता है विकृत गंधिता वाला टॉपिक, और देख लो। कौन सा टॉपिक देख लो? विकृत गंधिता वाला टॉपिक है वो और देख लो। विकृत गंधिता है उसको और देख लो कि एक्चुअल में विकृत गंधिता क्या होती है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी बोलते हैं विकृत गंधिता को अंग्रेजी में। तो देखो, वसा या जो तेल है, वसा या तेल को लंबे समय तक वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में खुला रखेंगे तो उनका ऑक्सीकरण होकर स्वाद या गंध बदल जाएगी। यानी जो वसा है या फिर जो तेल है उसको लंबे समय तक अगर अपन वायु के कांटेक्ट में रखेंगे या ऑक्सीजन की कांटेक्ट में रखेंगे, उसकी उपस्थिति में खुला रख देंगे तो उनका क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा, यानी उनका स्वाद बदल जाएगा, उनका स्वाद खराब हो जाएगा। इसी को बोलते हैं विकृत गंधिता। इसको रोकने के उपाय क्या है? प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिलाकर हम विकृत गंधिता को रोक सकते हैं। क्या उपाय है? एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ मिलाकर, या फिर जो खाद्य पदार्थ है उनको वायुरोधी पात्रों में सील बंद करेंगे। यानी जो खाने वाले पदार्थ हैं उनको ऐसे पात्र में रखेंगे जहां से वायु पास ना हो। तो खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्रों में सील बंद करके। इसके अलावा जो निष्क्रिय गैस है N2 के वातावरण में रख करके। और लास्ट है शीतलन यानी रेफ्रिजरेशन के द्वारा अपन विकृत गंधिता
को रोक सकते हैं। तो ठीक है, विकृत गंधिता को समझ लिया कि वसा या तेलों को अगर अपन लंबे समय तक वायु की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की उपस्थिति में खुला रख देंगे तो खुला रखने के क्या हो जाएगा, उनका ऑक्सीकरण हो जाएगा, उनका स्वाद या गंध जो है वो बदल जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता बोलते हैं। और विकृत गंधिता को रोकने के क्या उपाय है, प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिला करके हम विकृत गंधिता को रोक सकते हैं। खाद्य जो पदार्थ है उनको वायुरोधी पात्रों में सीलबंद करके हम विकृत गंधिता से बचा सकते हैं। इसके अलावा जो निष्क्रिय गैस है N2 उसके वातावरण में रखकर या फिर जो शीतलन है रेफ्रिजरेशन के द्वारा अपन विकृत गंधिता को रोक सकते हैं। तो ये संक्षारण की डेफिनेशन अपन ने पढ़ी, फिर उसको रोकने के उपाय पढ़े। ऐसे ही विकृत गंधिता रेंसिडिटी की डेफिनेशन पढ़ी और फिर इसको रोकने के उपाय पढ़े। तो ये जो है अपने चैप्टर का रिवीजन हो चुका है, अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब वैसे तो बहुत सारे चैप्टर में 1000 टाइप के क्वेश्चन हैं, वो आप अपने तरीके से सॉल्व करना, पासबुक ले आना, उसमें से कर लेना या फिर खुद कोशिश कर लेना। मैं जो है वो अब इसका लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, रिएक्शन बैलेंस कराना। तो मैं आपको कम से कम 20 या 30 जो रिएक्शन है उनको बोर्ड पर के लिख करके उनको रिएक्शन बैलेंस करना सिखा दूंगी आपको। उसके बाद में ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और भी अगर कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो वो मैं आपको करवा दूंगी, लेकिन मुझे जो ये चैप्टर जो है वो रिवाइज हो चुका है। अभी अपन सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन बैलेंस करना देखेंगे, ठीक है। जितना हो सके अपन किस पे फोकस करेंगे, रिएक्शन बैलेंस करने पे फोकस करेंगे। वैसे तो 1000 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन जो है वो अपन नहीं कर सकते, ठीक है। इतना टाइम नहीं है, 17 चैप्टर है टोटल, तो 17 चैप्टर को कैसे करेंगे। तो अब जो है वो अपन सिर्फ रिएक्शन बैलेंस करना देखेंगे। 20 से 30 रिएक्शन लिखेंगे, फिर उनको बैलेंस करना सीखेंगे तो अपन को रिएक्शन बैलेंस करना आ जाएगा। चैप्टर जो मैंने पूरा पढ़ा दिया है, प्रैक्टिकल उसकी थ्योरी सारे पढ़ा दिए, और अब जो है उस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। इस चैप्टर को रिवाइज भी करवा दिया। अब जो है मेरे को जो इम्पोर्टेंट लगता है वो है रिएक्शन बैलेंस करना, तो वो मैं आपको पढ़ा दूँ, ठीक है। तो अपन क्या देखेंगे, ओनली रिएक्शन बैलेंस करना देखेंगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है उसको देख लेंगे, ठीक है। फिर इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।